हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण गौड़। हम सीटेट और डिफरेंट टेट एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से एक वीडियो सीरीज़ तैयार कर रहे हैं और इसी वीडियो सीरीज़ में हमने सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने लर्निंग के बारे में चर्चा की कि लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, लर्निंग की डिफरेंट थ्योरीज के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद हमने ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में समझा और लास्ट की 3 से 4 वीडियो में हमने इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को समझा और इंटेलिजेंस की डिफरेंट थ्योरीज के बारे में डिस्कशन किया। इसी चेन को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व। आज हम व्यक्तित्व और उसके सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि व्यक्तित्व से हर वर्ष सीटेट और अदर टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप बीएड या डीएलएड भी परस्यू कर रहे हैं तब भी यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में भी पर्सनैलिटी से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी को समझेंगे, उसके बाद पर्सनैलिटी की डिफरेंट थ्योरीज क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टाइप थ्योरी क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हिपोक्रेट्स की पर्सनैलिटी थ्योरी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है क्रेशमर की थ्योरी, उसके बाद सेल्डन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी और लास्ट में हम जंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे। चलिए तो सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है। आज का यह टॉपिक वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे इस टॉपिक से, क्योंकि जब हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो इसमें पर्सनैलिटी की डिफरेंट थ्योरीज हैं और डिफरेंट थ्योरीज के बेसिस पर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हैं। तो आप देख पाएंगे कि आप किस पर्सनैलिटी की किस थ्योरी में सेट होते हैं और आपकी पर्सनैलिटी किस हिसाब की है। चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व का अर्थ है क्या? पर्सनैलिटी शब्द आप सब ने सुना होगा और आप सब अपनी डेली लाइफ में इसका यूज़ भी करते हैं। किसी को बता देते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है या उसकी पर्सनैलिटी ख़राब है, और इस अच्छा या ख़राब बोलने में आपका जजमेंट का आधार क्या है, मतलब आप किस आधार पर यह अच्छा या ख़राब बताते हैं? बाहरी वेशभूषा के आधार पर, किस तरीके से व्यक्ति दिख रहा है, क्या उसने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है अपने आप को, इसी आधार पर तो आप पर्सनैलिटी को बताते हैं कि वह अच्छा है या उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। चलिए पर्सनैलिटी के परिभाषा देखते हैं और पर्सनैलिटी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर, यानी कि एटमोलॉजिकल मीनिंग के बेसिस पर पर्सनैलिटी क्या है उसको समझते हैं। पर्सनैलिटी बेसिकली एक लैटिन वर्ड पर्सोना से बना है और पर्सोना का अर्थ है नकाब, यानी कि मास्क। अगर व्यक्तित्व की एटमोलॉजिकल डेफिनेशन को देखें तो व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा के आधार पर तथा दिखावे के आधार पर परिभाषित किया गया है, और इस परिभाषा के अनुसार जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा साधारण है उसका व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं है, और यदि किसी व्यक्ति का बाहरी वेशभूषा चटकीला, भड़कीला या कहें अट्रैक्टिव है, अच्छा है, तो उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार पर्सनैलिटी पूरी तरीके से बाहरी वेशभूषा के आधार पर है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इस डेफिनेशन को पूरी तरीके से नकार दिया और इसे अवैज्ञानिक बताया। जब इस डेफिनेशन को नकारा गया तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी पर्सनैलिटी की डेफिनेशन दी, और इसी क्रम में आलपोर्ट ने भी पर्सनैलिटी के बारे में बात कही। जब आलपोर्ट ने पर्सनैलिटी के बारे में काम स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि पर्सनैलिटी की कुछ 49 परिभाषाएँ आ चुकी हैं, और उन्होंने उन 49 परिभाषाओं को एक एक करके विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, और उस एनालिसिस के बाद उन्होंने अपनी परिभाषा दी जो कि पर्सनैलिटी की 50वीं परिभाषा थी, और आज भी वह काफ़ी मान्य है क्योंकि यह काफ़ी विस्तृत और वैज्ञानिक है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक organization within the individual of those psychophysical systems that determines his characteristics, behavior and
थॉट। बेसिकली आलपोर्ट ने बताया कि व्यक्ति के भीतर कुछ मनोशारीरिक तंत्र या कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो उसे किसी नए वातावरण में समायोजन करने में या एडजस्ट करने में मदद करते हैं, और इन्हीं ट्रेड्स को आधार पर आलपोर्ट ने पर्सनैलिटी को डिफाइन किया। चलिए पर्सनैलिटी की थ्योरी देखते हैं। व्यक्तित्व के मुख्य रूप से दो सिद्धांत हैं। पहला है प्रकार सिद्धांत यानी कि टाइप थ्योरी, और दूसरा है सील गुण सिद्धांत यानी कि ट्रेड थ्योरी। आज हम इस वीडियो में टाइप थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप थ्योरी क्या है? यह व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को खास खास प्रकार यानी कि टाइप में बांटा जाता है, और उसके आधार पर उसके सील गुणों का यानी कि ट्रेड्स का वर्णन किया जाता है। इस सिद्धांत में क्या होता है कि व्यक्ति को पहले कुछ प्रकार में बांट दिया जाता है कि ये मोटा, ये पतला, ये लंबा, इस टाइप से बांट देते हैं, और उसके बाद उसके ट्रेड्स को देखकर उनका वर्णन करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने प्रकार सिद्धांत को दो भागों में बांटकर उसके द्वारा व्यक्तित्व की व्याख्या की है। मनोवैज्ञानिकों ने प्रकार सिद्धांत को भी दो भागों में बांटा है, शारीरिक गुणों के आधार पर और दूसरा मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। चलिए व्यक्तित्व की सिद्धांत की तरफ चलते हैं, और सबसे पहला जो सिद्धांत है वह है हिप्पोक्रेटस का सिद्धांत। सबसे पहला वैज्ञानिक प्रकार सिद्धांत यानी कि पहली टाइप थ्योरी 400 BC में हिप्पोक्रेटस ने दी। हिप्पोक्रेटस ने शरीर द्रवों यानी कि बॉडीली फ्लूइड्स के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। इनके अनुसार हमारे शरीर में 4 मुख्य द्रव पाए जाते हैं, और उन्हीं के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार हैं। तो कौन कौन से द्रव बताए? पहला था येलो बाइल यानी कि पीला पित्त। दूसरा जो द्रव था वो था ब्लैक बाइल यानी कि काला पित्त। अगला जो था रक्त यानी कि ब्लड। और नेक्स्ट था कफ या श्लेष्मा यानी कि फ्लेम। हिप्पोक्रेटस ने बेसिकली हमारे शरीर में ये 4 प्रकार बताए हैं कि उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में 4 तरीके के ये फ्लड्स पाए जाते हैं, और इन्हीं फ्लड्स की डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बेसिस पे उन्होंने व्यक्तित्व को परिभाषित किया। तो चलिए देखते हैं हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रकार हैं। हिप्पोक्रेटस के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में इन 4 द्रव्यों में से कोई एक द्रव प्रधान होता है। उसी के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व की परिभाषा दी और व्यक्तित्व का प्रकार बताया। हिप्पोक्रेटस का कहना है कि जिस व्यक्ति में पीले पित्त की यानी कि येलो बाइल की प्रधानता होती है, उस व्यक्ति की चित्त प्रकृति या स्वभाव चिड़चिड़ा मतलब इरिटेबल होता है, और व्यक्ति प्राय बेचैन या रेस्टलेस दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति को तुनक मिजाजी भी कहते हैं। इस तरह के प्रकार को हिप्पोक्रेटस ने क्या कहा है? गुस्सैल या कोलेरिक। तो कोलेरिक या गुस्सैल प्रकार कौन सा है? जिस व्यक्ति में कौन सा द्रव पाया जाता है? पीला द्रव यानी कि येलो बाइल। हिप्पोक्रेटस के अनुसार जिस व्यक्ति में येलो बाइल की अधिकता पाई जाती है वह चिड़चिड़ा होता है और रेस्टलेस दिखाई देता है। कुछ व्यक्ति आपने देखे होंगे कि चिड़चिड़े होते हैं और परेशान से रहते हैं, रेस्टलेस होते हैं। तो उन्हें हिप्पोक्रेटस ने कौन से व्यक्तित्व में रखा है? गुस्सैल में यानी कि कोलेरिक में। दूसरा, जब व्यक्ति में काले पित्त की प्रधानता होती है यानी कि ब्लैक बाइल की प्रधानता होती है, तो वह प्राय उदास तथा मंदित नजर आता है यानी कि डिप्रेस नजर आता है। यानी कि जिस व्यक्ति में काले पित्त की प्रधानता होती है वह व्यक्ति उदास और डिप्रेशन में नजर आता है। इस प्रकार के प्रकार को यानी कि टाइप को विषादी या निराशावादी यानी कि मेलनकोलिक की श्रेणी में रखा है। हिप्पोक्रेटस के अनुसार निराशावादी में कौन से व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आएंगे? जिनके अंदर ब्लैक बाइल की प्रधानता पाई जाती है, और वह व्यक्ति प्राय उदास और डिप्रेस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस व्यक्ति में अन्य द्रव्यों की अपेक्षा रक्त की प्रधानता होती है यानी कि ब्लड की अधिकता होती है, वह व्यक्ति प्रसन्न तथा खुशमिजाज होता है। वह मतलब चीयरफुल रहता है, प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। और इस तरह के व्यक्तित्व के प्रकार को उत्साही या आशावादी यानी कि सैंग्विन कहा है। तो सैंग्विन या आशावादी कौन से व्यक्तित्व का प्रकार है?
जिस व्यक्ति में ब्लड की यानी कि रक्त की अधिकता पाई जाती है दूसरे फ्लड्स के अपेक्षा, तो वह कौन सा होगा? आशावादी। और इस प्रकार का व्यक्ति खुशमिजाज होता है और चीयरफुल दिखाई देता है। जब व्यक्ति में कफ या श्लेष्मा जैसे द्रव की प्रधानता होती है तो वह शांत स्वभाव का होता है तथा उसमें निष्क्रियता अधिक होती है, यानी कि इनएक्टिव होता है और काफ़ी शांत होता है। और उसमें भाव शून्यता के भी गुण पाए जाते हैं, मतलब वह बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, इनएक्टिव सा दिखाई देगा आपको और शांत होगा। तो वो कैसा प्रकार है व्यक्तित्व का? विरक्त, यानी कि फ्लैगमेटिक। तो ये हिप्पोक्रेटस ने 4 प्रकार बताए हैं और ये जो चार्ट दे रखा है इसमें भी आप समझ सकते हैं कि 4 प्रकार के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि गुस्से में व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा होता है, निराशावादी व्यक्ति का कैसा होता है, आशावादी का कैसा होता है और विरक्त का कैसा होता है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है क्रेशमर की पर्सनैलिटी थ्योरी। क्रेशमर ने सारे गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया। क्रेशमर एक जर्मनी के मनोचिकित्सक थे और उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 2 तरह के मानसिक रोग यानी कि मनोविदालिता यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया, इसका प्रोनाउंसिएशन स्किज़ोफ्रेनिया है यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया, एवं उत्साह विषाद मतलब मैनिक डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्तियों के परीक्षण के आधार पर किया। क्रेशमर ने अपनी थ्योरी का जो आधार है वह 2 तरह के रोगियों के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर दिया। उन्होंने एक तो स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित रोगियों को ऑब्जर्व किया और दूसरा उन्होंने मैनिक डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्तियों को ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पर उन्होंने अपना पर्सनैलिटी का सिद्धांत दिया। चलिए देखते हैं। क्रेशमर ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। पहला है पिकनिक टाइप, दूसरा है एस्थेनिक, तीसरा है एथलेटिक टाइप और लास्ट है डायस्प्लास्टिक टाइप। चलिए देखते हैं पिकनिक टाइप में क्या है। पिकनिक टाइप प्रकार में व्यक्ति का कद छोटा होता है, मतलब जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व पिकनिक टाइप का होता है उस व्यक्ति का कद छोटा होता है, शरीर भारी एवं गोलाकार होता है, ऐसे लोगों की गर्दन छोटी एवं मोटी होती है। इस तरह के व्यक्ति के स्वभाव की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, जैसे वह व्यक्ति सामाजिक होता है, सोशल होता है तथा खाने पीने का काफ़ी शौकीन होता है और वह सोने में भी काफ़ी मज़े लेता है, मतलब सोने में काफ़ी एंजॉय करता है सोना और खुशमिजाज भी होता है। इस तरह के स्वभाव या चित्त प्रकृति को या टेम्परामेंट को क्रेशमर ने साइक्लॉइड की संज्ञा दी है। तो साइक्लॉइड ने पिकनिक टाइप में किस तरह के व्यक्तियों को रखा? ऐसे व्यक्ति जिनका कद छोटा होता है, जिनका शरीर भारी मतलब मोटे होते हैं, गर्दन मोटी होती है और जो व्यक्ति खाने के शौकीन होते हैं और जिन्हें नींद मतलब सोना पसंद है और जो व्यक्ति खुशमिजाज होते हैं। तो वह किस टाइप की पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं? पिकनिक टाइप की पर्सनैलिटी को। क्रेशमर ने कहा है कि ऐसे व्यक्तियों में मानसिक रोग उत्पन्न होने की या जल्दी से मैनिक डिप्रेशन के लक्षण विकसित होने की संभावना अधिक होती है। मतलब ऐसे लोग मैनिक डिप्रेशन से जल्दी ग्रसित हो सकते हैं, इसकी संभावना अधिक होती है। तो ये तो हो गया पिकनिक टाइप। नेक्स्ट है एस्थेनिक टाइप। एस्थेनिक टाइप में क्या है? इस तरह के व्यक्ति का कद लंबा होता है परंतु वे दुबले पतले शरीर के होते हैं, मतलब कद लंबा होगा और शरीर कैसा होगा? दुबला पतला। ऐसे व्यक्तियों के शरीर की मांसपेशियां विकसित नहीं होती और शरीर का वजन उम्र के अनुसार होने वाले सामान्य वजन से कम होता है, मतलब उनकी हाइट के हिसाब से और उम्र के हिसाब से जितना वजन उनमें होना चाहिए उसके हिसाब से उनमें वजन कम होता है। ऐसे लोगों का स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा होता है और ऐसे लोग सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने की प्रवृत्ति अधिक दिखाते हैं। मतलब ऐसे लोग
सोशल कॉन्टैक्ट में कम दिखाई देते हैं और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को वह ज़्यादा निभाना नहीं चाहते। वहीं पिकनिक टाइप के लोग कैसे होते हैं, वह अधिक सामाजिक होते हैं और सोशली ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। और एस्थेनिक टाइप में क्या है, ऐसे लोग कम सामाजिक होते हैं और सामाजिक उत्तरदायित्वों से दूर रहने की प्रवृत्ति रखते हैं। एस्थेनिक टाइप के लोगों में दुआ स्वप्न अधिक होता है, मतलब वह दिन में ही स्वप्न देखते हैं कि इस तरीके से ये हो जाएगा, मैं ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा, मतलब वह काल्पनिक दुनियाओं में घूमते रहते हैं। मानसिक रोग होने पर इनमें स्किज़ोफ्रेनिया होने की संभावना तीव्र होती है, मतलब इनमें मनोविकलता बीमारी होने की संभावना तीव्र होती है। अब स्किज़ोफ्रेनिया आप सब लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के क्या क्या लक्षण हैं। एस्थेनिक टाइप की प्रकृति बेसिकली सिजॉइड की श्रेणी में रखी गई है। पिकनिक टाइप की प्रकृति को किस श्रेणी में रखा गया था, साइक्लॉइड में, और एस्थेनिक को सिजॉइड में। सिजॉइड सिजॉइड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एथलेटिक टाइप। इस प्रकार के व्यक्ति के शरीर की मांसपेशियां काफ़ी विकसित एवं गठी होती हैं तथा शारीरिक कद न तो अधिक लंबा और न अधिक छोटा ही होता है। इनका पूरा शरीर सुडौल एवं हर तरीके से संतुलित दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में न तो अधिक चंचलापन और न अधिक डिप्रेशन ही होता है, मतलब ये एक तरीके से बैलेंस दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति बदलती हुई परिस्थिति के साथ आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं और इनमें सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति काफ़ी संवेदना होती है, मतलब ये चाहते हैं कि इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा मिले और इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी काफ़ी अच्छी होती है और सामाजिक प्रतिष्ठा इन्हें मिलती है। ये हो गया एथलेटिक टाइप। नेक्स्ट है डाइप्लास्टिक टाइप। डाइप्लास्टिक टाइप क्या है, इस श्रेणी में उन व्यक्तियों को रखा जाता है जिसमें ऊपर के तीन प्रकार की किसी एक प्रकार स्पष्ट गुण नहीं मिलता। यानी कि डाइप्लास्टिक टाइप कौन सी प्रकार का व्यक्तित्व है, जिसमें उपरोक्त तीनों प्रकार के व्यक्तित्वों का कोई गुण नहीं मिले, मतलब जिस व्यक्ति में पिकनिक टाइप के गुण ना मिलें, एस्थेनिक टाइप के गुण ना मिलें या एथलेटिक टाइप के गुण ना मिलें, तो वह व्यक्ति किस टाइप की पर्सनैलिटी में आएगा, डाइप्लास्टिक टाइप की पर्सनैलिटी में। तो ये हो गया क्रेशमर के व्यक्तित्व के 4 प्रकार, जो कि क्रेशमर ने शारीरिक संगठन के आधार पर बताए कि अगर कोई व्यक्ति मोटा है और उसकी गर्दन मोटी है तो वह किस प्रकार में आएगा, और अगर कोई व्यक्ति पतला दुबला है तो वह किस टाइप में आएगा, और अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट है और संवेगों के हिसाब से भी संतुलित है तो वह किस टाइप में आएगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेल्डन्स पर्सनैलिटी थ्योरी। सेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर, इन्होंने भी अपनी थ्योरी शारीरिक गठन के आधार पर दी है। सेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर अपना सिद्धांत दिया जिसे सोमेटोटाइप सिद्धांत कहा गया। बेसिकली सेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर ही अपना ये जब सिद्धांत दिया तो उन्होंने क्रेशमर के वर्गीकरण का अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि यह बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं है, और सेल्डन के अनुसार जो क्रेशमर का जो वर्गीकरण था पर्सनैलिटी का, वह केवल मनोरोगियों के लिए था, मतलब साधारण व्यक्तियों को वह अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकता था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए सेल्डन ने अपनी पर्सनैलिटी थ्योरी दी और उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। पहला है एंडोमॉर्फी, दूसरा है मेसोमॉर्फी और तीसरा है एक्टोमॉर्फी। चलिए तीनों प्रकारों को एक एक करके देखते हैं। पिक्चर में आप देख रहे हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंडोमॉर्फी, यानी कि ये इस प्रकार के व्यक्ति मोटे एवं नाटे होते हैं और इनका शरीर गोलाकार दिखता है। स्पष्ट है कि सेल्डन का यह प्रकार क्रेशमर के पिकनिक टाइप से काफ़ी मिलता है। क्रेशमर ने भी पिकनिक टाइप में इसी प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया था। सेल्डन ने बताया कि इस तरह के शारीरिक गठन वाले व्यक्ति आराम पसंद, खुशमिजाज, सामाजिक तथा खाने पीने की चीज़ों में अधिक अभिरुचि दिखाने वाले होते हैं।
तो बेसिकली अगर आप शेल्डन का एंडोमॉर्फी देखेंगे और क्रैशमर का पिकनिक टाइप देखेंगे तो आपको लगभग सेम ही दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट है मेसोमॉर्फी। इस प्रकार के व्यक्ति के शरीर की हड्डियां एवं मांसपेशियां काफ़ी विकसित होती हैं तथा शारीरिक गठन काफ़ी सुडौल होता है। आप पिक्चर से भी देख रहे होंगे कि ये व्यक्ति थोड़ा मोटा है, इसकी गर्दन भी मोटी है और ये काफ़ी फिट दिखाई दे रहा है। तो मेसोमॉर्फी व्यक्तियों के शारीरिक गठन काफ़ी सुडौल होता है और ऐसे व्यक्ति के स्वभाव यानी टेम्परामेंट को सोमैटोटोनिया कहा गया है। क्या कहा गया है? सोमैटोटोनिया, जिनमें जोखिम लेने की तथा बहादुरी के कार्य करने की तथा आक्रामकता के गुण अधिक पाए जाते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जोखिम लेने से नहीं डरते, आक्रामक कामों को करने से नहीं डरते तथा ऐसे व्यक्ति बहादुरी के कार्य करने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग अन्य लोगों को आदेश देने में अधिक आनंद उठाते हैं। तो आप मेसोमॉर्फी के गुणों को पढ़ने के बाद समझ सकते हैं कि यह क्रैशमर के एथलेटिक टाइप से काफ़ी मिलते जुलते हैं। चलिए नेक्स्ट है एक्टोमॉर्फी। इस प्रकार के व्यक्ति का कद लंबा होता है, आप देख सकते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति दुबले पतले होते हैं। इनके शरीर की मांसपेशियां अविकसित होती हैं और इनका पूरा गठन इकहरा होता है, मतलब ये दुबले पतले से होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति का टेम्परामेंट को क्या कहा है? सेरिब्रोटानिया। इस प्रकार के व्यक्ति के टेम्परामेंट को शेल्डन ने क्या कहा है? सेरिब्रोटानिया। ऐसे व्यक्ति को अकेला रहना तथा लोगों से कम मिलना जुलना अधिक पसंद है तथा ऐसे लोग संकोचशील और दूसरों से शर्म भी करते हैं। मतलब ऐसे लोग अकेला रहना पसंद करते हैं और दूसरे लोगों से थोड़ा शर्माते हैं, झिझकते हैं और इनमें नींद संबंधी शिकायत भी पाई जाती है। तो आपने देखा कि बेसिकली शेल्डन ने जो प्रकार बताए वह क्रैशमर के पर्सनैलिटी के प्रकारों से काफ़ी मिलते जुलते हैं और लगभग उसी तरीके से हैं। बस अंतर यह है कि क्रैशमर ने 4 प्रकार बताए, वहीं शेल्डन ने 3 प्रकार बताए हैं और यह तीनों प्रकार क्रैशमर के पिकनिक प्रकार, अस्थायी प्रकार और एथलेटिक प्रकार से काफ़ी मिलते जुलते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरी है जंग पर्सनैलिटी थ्योरी। जुंग कहें या यूंग कहें, कुछ भी कह सकते हैं। यूंग ने अपना व्यक्तित्व का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर दिया। जो पहले 2 सिद्धांत दिए वह अपने शारीरिक गठन के आधार पर पढ़े और यूंग ने अपना सिद्धांत मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर दिया है। यूंग ने व्यक्तित्व के निम्नलिखित 2 प्रकार बताए हैं। पहला है एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी और दूसरा है इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी। जैसा कि आप पिक्चर से समझ पा रहे होंगे कि एक्सट्रोवर्ट किस तरीके से दिख रहा है और इंट्रोवर्ट कैसा परेशान सा लग रहा है। चलिए देखते हैं एक्सट्रोवर्ट कौन होता है, इंट्रोवर्ट कौन होता है। एक्सट्रोवर्ट यानी कि इस तरह के व्यक्ति की अभिरुचि सामाजिक कार्यों की ओर विशेष होती है। मतलब सामाजिक कार्यों को वह करना चाहते हैं, वह अन्य लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं तथा प्रायः खुशमिजाज होते हैं, मतलब खुश रहते हैं। ऐसे व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं, आशावादी भी होते हैं और अपना संबंध रियलिज्म से अधिक आदर्शवाद से कम रखते हैं। मतलब ये लोग रियलिस्टिक अधिक और आइडियलिस्टिक कम होते हैं। ऐसे लोगों को खाने पीने की ओर भी अभिरुचि मतलब अधिक होती है, वह खाना पीना अधिक पसंद करते हैं और ऐसे लोग समाज के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। समाज के लिए उपयोगी इसलिए होते हैं क्योंकि वह एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और इनमें सामाजिक रूप से मिलने जुलने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। वहीं इंट्रोवर्ट ऐसे व्यक्ति में बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट के विपरीत गुण पाए जाते हैं। इस तरह के व्यक्ति बहुत लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते और उनकी दोस्ती कुछ ही लोगों तक सीमित होती है। इनमें सेल्फ सेंटर्डनेस यानी कि आत्मकेंद्रिता का गुण अधिक पाया जाता है। मतलब वह केवल अपने बारे में ही अधिक सोचते हैं। इन व्यक्तियों को अकेलापन अधिक पसंद होता है, मतलब वह अकेला रहना चाहते हैं और सामाजिक कार्यों से दूरी बनाना पसंद करते हैं। ऐसे लोग रूढ़वादी माने जाते हैं, कंजर्वेटिव अधिक माने जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा,
ये थ्योरी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा कि अगर कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है तो वो ज़रूरी है कि रूढ़वादी हो। और ऐसे लोग पुराने रीति रिवाजों और नियमों का आदर करते हैं। तो आपने युंग की व्यक्तित्व की थ्योरी देखी। युंग ने बेसिकली व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बहिर्मुखी लोग वह होते हैं जो सामाजिक रूप से एक्टिव होते हैं, लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं और खुश रहते हैं। दूसरी ओर अंतर्मुखी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते, सेल्फ सेंटर्डनेस होती है जिनमें, अपने बारे में सोचते हैं और उनके दोस्त भी लिमिटेड होते हैं और अकेला रहना अधिक पसंद करते हैं। तो ये हो गया यंग का व्यक्तित्व का सिद्धांत। चलिए आज का यह टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह पर्सनैलिटी की तीनों थ्योरीज आपको क्लियर हो गई हों और आप अपने पर्सनैलिटी को इनसे रिलेट भी कर पा रहे हों, अगर आपने अच्छी तरीके से समझा हो। चलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो लोग भी समझ पाएँ, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।